अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम फर्दर अपना आईआर का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो देखेंगे, इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर। इससे पहले हमने पेपर वन के काफ़ी लेक्चर्स किए हैं। उसके बाद हमने पेपर टू स्टार्ट किया हुआ था। पेपर टू को भी हमने बहुत तकरीबन देख लिया है, जिसमें एंड ऑफ द एसी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, रशियन रेवोल्यूशन, नाजीज़म, फाशिज़म, ये सारी चीज़ें जो हैं हम देख चुके हैं। अब हम फॉरेन पॉलिसी वाले जो सेगमेंट है उसके अंदर आ रहे हैं। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर देखेंगे, फिर इसके बाद हम रशिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर देखेंगे, रशिया की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, यूएस की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, चाइना की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे। और इसके साथ साथ हम अपना जो अपना सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए हम इस चीज़ को इंशाल्लाह अपने इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ये चाणक्य ने दिया था। ये इनका जो पॉलिटिकल इसको आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह रहे हैं या सिक्योरिटी एनालिस्ट कह रहे हैं, उन्होंने ये दिया था। चाणक्य गेव द स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन ये इंस्पायर्ड थे सुन्जो की स्ट्रेटेजी के। सुन्जू जो थे ये चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। ठीक है, और उन्होंने अपने 6 पॉइंट्स दिए थे, वो हम उनको आगे जाके देखते हैं। लेकिन जो इनका जो मेजर इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो चाणक्य की जो ब्रीफिंग्स हैं या उनकी जो तालीमात हैं उनके ऊपर ये बेस करता है। ठीक है, उसके बाद इनका जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया का जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है, वो है ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मॉडर्न सेकुलर एंड प्रॉस्परस नेशन। ठीक है, मतलब कि आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न करना है। उसके बाद सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, मीन के उनको जो चाइना की तरफ से इश्यूज हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है प्रॉस्परस होना चाहिए। मतलब कि आप देख लें, दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा गुर्बत है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो ये उसका सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है जिसको उसने फुलफिल करना है। उसके बाद सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मीन के सोवरेन, हमने सोवरेनिटी के ऊपर आईआर के अंदर एक प्रॉपर हमारा लेक्चर है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या होती है कि आपका जो एक, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये इंडिया है, तो ये जो उसका एरिया है ना, उस एरिया के अंदर ये जो है इसके ऊपर सारा कुछ वो इंडिया खुद कर सके इजीली। और इसकी कोई, अगर फॉर एग्जांपल कोई बाहर से आता है और इसको वायलेशन करता है, तो वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन होगी। ठीक है, मतलब कि कोई भी कंट्री किसी भी बाहर से कोई अटैक करता है, तो आपकी वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वो वायलेशन कर रहा होता है, जो कि यूज़ ऑफ फोर्स है। और आर्टिकल 24 ऑफ यूएन चार्टर, उसमें ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कंसीडर की जाती है और उसके ऊपर बहुत सी पेनल्टीज हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो सेकुलर डेमोक्रेसी, इट इज़ आल्सो अ पाइप ड्रीम ऑफ इंडियन लीडरशिप। लेकिन ये अभी तक, आज तक उन्होंने फुलफिल हो नहीं सका, और ना ही अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजेपी तो इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज वो जो बीजेपी की रूलिंग है वो आरएसएस बेस आइडियोलॉजी की है। और आरएसएस बेस वो जो है वो बेसिकली उनका जो एक पाइप ड्रीम है वो एक हिंदू नेशन का है, एक हिंदू स्टेट हो। इंडिया को वो एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर जब एक हिंदू स्टेट होगी तो वहां पर सेकुलर जो डेमोक्रेसी है उसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, सबसे पहले है जियोपॉलिटिकल। मतलब कि आपके जो पॉलिटिकल अलाइंसेस हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल चेंज हो रही होती हैं, जो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक्स दुनिया के अंदर आ रहे होते हैं, मीन कि अब अगर आप देख लें, इसके अंदर अलाइंसेस बन रहे होते हैं, यूएस चाइना, सॉरी, यूएस इंडिया अलायंस हो गया, पाकिस्तान चाइना अलायंस हो गया। उसके अलावा आप ऑकस देख लें, मीन के जितने भी इस तरीके से एक 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 होते हैं पॉलिटिकल अलायंसेस, मीन के आप कोई सार्क बना देते हैं, सार्क की जगह आप बिम्स्टेक बना देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो लोक ईस्ट पॉलिसी होती है, दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको देखना होता है आपने। पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किस तरीके से आए हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल यूएई या सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ रिफॉर्म्स हो रही हैं, तो किस तरीके से हो रही हैं, वो इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट करेंगी। ठीक है, मतलब कि ये इस तरीके से उनका जो मेजर डिटर्मिनेंट होता है ना इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर का, वो है जियो पॉलिटिकल। मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर कौन सी चेंजिंग हो रही हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है जियो स्ट्रेटेजिक। मतलब कि आप स्ट्रेटेजिकली क्या, आपको क्या फायदे हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अब यूएस इंडिया नेक्सस है, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो वो इंडिया के फायदे में है।
ठीक है, क्योंकि उसकी एक जो टू फ्रंट वॉर है विद चाइना एंड पाकिस्तान, उसके लिए वो हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि यूएस का अरब वर्ल्ड के साथ जो बढ़ता हुआ ताल्लुक है, उससे क्या होगा, उसको ये अब स्ट्रेटेजिकली इस लिहाज से अगर आप देख लें तो उसको ऑयल इजीली मिल सकता है। ठीक है, वो ईरान के साथ जिस तरह चाबहार के साथ उनकी डील हो रही थी, और चाबहार के जरिए वो अफगानिस्तान में पहुंचा हुआ था, क्या था, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से, ताकि वो पाकिस्तान को अगेन यहाँ पर बैठ के कवर कर सके। ठीक है, ईस्टर्न साइड पे वो ऑलरेडी है, वेस्टर्न साइड पे भी वो बैठ के पाकिस्तान को कवर करता रहा है, पिछले 20 साल तो वो तकरीबन करता रहा है ना। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जियो स्ट्रेटेजिक, मतलब कि जैसे ही यूएस आया अफगानिस्तान के अंदर, इधर से इंडिया भी पहुंच गया था अफगानिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो सिचुएशन है वो हम सबके सामने है। ठीक है, तो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक कल्चर है, एक पॉलिटिकल, दूसरा जियो स्ट्रैटेजिक, तीसरा है जियो इकोनॉमिक। आपने इकोनॉमी को भी देखना होता है, क्या मतलब कि मुझे इकोनॉमिकली कितने फायदे हो सकते हैं, कैसे फायदे हो सकते हैं। ठीक है, अब यूएस इंडिया का जो नेक्सस है उसके अंदर ट्रेड के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, दोनों की ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जियो स्ट्रेटेजिक में देखें तो यूएस और इंडिया आपस में वो जो वेपन्स के जो वेपनरी है, जो यूएस के वेपन्स हैं वो खरीदने में यूएस इंडिया बहुत आगे जा रहा है, मतलब कि उसने पहले उसका ज़्यादातर रिलायंस था रशिया के ऊपर। ठीक है, नो डाउट उसने S-400 लिया है, वैसे भी वो मतलब कि कुछ मार्केट उसकी स्टिल रशिया है, और रशिया एक बहुत लॉन्ग टर्म का एम्प्लॉय है, और सॉरी एम्प्लॉयर है, ऐसे समझ लें, मतलब कि जो उसको वेपन्स दे रहा है, तो एक यकदम बिल्कुल शिफ्ट तो नहीं आ जाएगा, लेकिन चेंज हुआ है, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा, ये रिपोर्ट्स शायद मैंने पढ़ी थी 2021 के अंदर या 22 के अंदर, कि जो यूएस से तकरीबन जो इंडिया है उसने 57 प्लस जो है वो लेना स्टार्ट किए हैं, और 50% से कम हो गई है जो वेपन्स जो लेते हैं इंडिया फ्रॉम रशिया। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल पहले इंडिया 70% या 80% लेता था रशिया से, अब वो 50 से कम हो गई है, और वो 50 से ज़्यादा हो गई है टुवर्ड्स यूएस। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें तो जियो टेक्नोलॉजिकल, आप देख लें आईटी के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। ठीक है, और उसके मीन के इसके अंदर तो आप इस टाइम देख लें दुनिया के अंदर जितने भी मेजर बिग टेक हैं, जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ठीक है, उसके अलावा मीन के जितने भी बिग टेक्स हैं ना, वहाँ पर जो लीड कर रहे हैं, जो वहाँ पर लीडिंग चेयरमैन हैं, सीईओज हैं, वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि वो किस तरीके से लीड करना चाह रहे हैं। तो चार मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं जी इंडिया के स्ट्रैटेजिक कल्चर के। पहला जियोपॉलिटिकल, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर वो देखेंगे। दूसरा स्ट्रैटेजिकली क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पर वॉर्स हो रही हैं, किस तरीके से उनके साथ अलायंसेस किस तरीके से बन रहे हैं। वेपनरी के ऊपर बात होगी, सिक्योरिटी को जो मद्देनजर रखते हुए जियो स्ट्रैटेजिक में आएंगे। जियो इकोनॉमी को देखेंगे कि किस तरीके से हमें इकोनॉमी का किस तरीके से कहाँ से कैसे बेनिफिट हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल उसकी आप खुद देखें कि यूएस और सॉरी इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है ना, वो $60 बिलियन से प्लस है। ठीक है, मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और वो भी मतलब कि दोनों राइवल्स हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी को भी मद्देनजर रखते हैं। और चौथा है टेक्नोलॉजिकल, मतलब कि आप आईटी देख लें, या जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज होगी या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होंगी, तो उसके अंदर भी ये भी जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट अगर चलें तो एक जो कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक कल्चर की एक मेजर जो थ्योरी है, जो फिलोसफी है, वो है कोटियाला मंडाला थ्योरी। उसके अंदर क्या होता है, इट वाज बेस्ड ऑन जियोग्राफी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, आपकी दो चीज़ों के ऊपर बेस करेगी, एक आपकी जियोग्राफी के ऊपर और एक साइकोलॉजी के ऊपर। मतलब कि जियोग्राफी और साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए ये अपने नेबर्स या ओवरऑल जो दुनिया के रिलेशंस हैं जिनके साथ, मतलब कि अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर, अपने स्ट्रेटेजिक जो कल्चर है उसके अंदर, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। कैसे जी, इंटरेक्ट विद नेबर्स। ठीक है, अब ये नेबर्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये नीचे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है। इसके अंदर वो नेक्स्ट है, उसके अंदर हम ये फर्दर जाके देखते हैं कि किस तरीके से मित्रा, एक इनका है मित्रा वाला पॉइंट और एक है अरी का पॉइंट। मतलब कि एक अरी कहते हैं एनिमी को, ठीक है, और मित्रा ये कहते हैं दोस्त को, ठीक है, फ्रेंड। तो ये जो इनका इंटरेस्ट है ना, जो इनका इंटरेक्शन है विद नेबर्स के साथ, वो किस तरीके से है कि अगर तो वो है अरी, वो दोस्त, वो है दुश्मन। ठीक है, लेकिन जो अरी का अरी है, मतलब कि जो नेबर का नेबर है, वो इनका दोस्त है।
मतलब कि अब जिस तरीके से अफगानिस्तान है तो वो उसको ये दोस्त बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा फॉर एग्जांपल हम इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अगर ख़राब हैं तो वो अफगानिस्तान के साथ भी उनकी अच्छी बनती है, उनकी ईरान के साथ भी अच्छी बनती है, और दोनों के साथ हमारे क्या है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमारा जो बॉर्डर है वो उनके साथ लिंकेज है। उसके बाद ये को एग्जिस्टेंस, इसकी एक पॉलिसी ये भी है कि दोनों इकट्ठे रहें, जिसके साथ भी इश्यूज हैं, ओके नो डाउट इशू रहेंगे, लेकिन हमने को एग्जिस्ट रहना है। दुनिया के अंदर उनकी जो मेजर थ्योरी रही है वो न्यूट्रलिटी के ऊपर रही है। अगर इसकी जो दो मैनिफेस्टेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। पहली नॉन अलाइंड मूवमेंट थी जब कोल्ड वार 1 था, और अभी आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लें, आप यूएस चाइना राइवलरी देख लें, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तकरीबन न्यूट्रल ही है। उसके बाद ये अलाइंसेस, हाँ ये अलाइंसेस बहुत ज़्यादा बनाते हैं। आप क्वाड को देख लें, ठीक है। उसके बाद आप जय देख लें, ये जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है। उसके बाद आप मतलब कि और भी मल्टीपल हैं, आप 2+2 देख लें। उसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो I2U2 देख लें, ठीक है। ये मल्टीपल इन्होंने अलाइंसेस बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो डबल पॉलिसी होती है, ये तो इसमें लिटरली नो डाउट। अभी मैंने एक वीडियो बनाई होगी द मोदी क्वेश्चन के ऊपर, जो कि द पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया है। उसको उसको आप काइंडली देखिएगा, उसके अंदर में ये जो डबल फेस है ना इंडिया का, वो मैंने वहाँ पर प्रॉपर डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से इंडिया जो है वो डबल तरीके से वो अपनी जो पॉलिसी है वो चला रहा है। एक साइड पे वो रशिया के साथ चल रहा है, तो एक साइड पे वो यूएस के साथ भी चल रहा है, फिर वो चाइना के साथ भी चला रहा है, ठीक है। और वो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, लेकिन वो अपनी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ वो आयरन हैंड भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। उसके बाद मार्च एंड वॉर, मतलब कि उन्होंने कोशिश ये करनी होती है, ये जो इंडिया का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है वो इसी के ऊपर बेस करता है, मतलब कि आपने थ्रेट करना है, और अगर वॉर करनी पड़े तो आप करते हैं। नेक्स्ट, अगर जी इसके लिए वो टूल्स कौन से यूज़ करता है, जो अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके लिए वो कॉन्सिलिएशन, सबसे पहले कोशिश होती है कि कॉन्सिलिएट किया जाए, उसको अगले बंदे को मनाया जाए, अगले नेबर को मनाया जाए, अगले कोई भी दुश्मन है तो उसको मनाया जाए, किसी भी तरीके से उसको मनाने की कोशिश की जाती है। उसमें गिफ्ट्स एंड ब्राइबरी वगैरह, डिसेंशन, डिसीट, किसी भी चीज़ से आप रुकते नहीं हैं, मतलब कि ये बेसिकली वहीं पर आ जाती है, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो आपका नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट के साथ आपकी दूसरा है सोवरेनिटी, ठीक है, और तीसरा है आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जब इन सारी चीज़ों के ऊपर बात आती है तो स्टेट्स जो हैं वो, क्योंकि प्राइमरी एक्टर्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और स्टेट्स आर रैशनल, ठीक है, वो हमेशा रैशनल ही होंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे अपने आप को बचाने के लिए वो दुश्मन के साथ भी बैठ जाएंगे। जिस तरीके से एक बार ना जब इंडिया जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, उनसे किसी ने पूछा कि आपने जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उस टाइम हिटलर के खिलाफ आप स्टालिन के साथ बैठ गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हिटलर जहन्नम में भी चला जाता, ठीक है, और मुझे कहा जाता कि मैं शैतान के साथ दोस्ती कर लूं, तो मैं शैतान के साथ दोस्ती करके हिटलर को वहां से निकाल आता, ठीक है। तो बेसिक मकसद ये होता है कि वहां पर ऑब्जेक्टिव क्या था स्टेट का, आपने स्टेट को बचाना था, आपने अपने इंस्टीट्यूशन को बताना था, आपने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर रखना था, आपने सोवरेन अपनी जो सोवरेनिटी है उसको बरकरार रखना था, तो उसके लिए आप हर हद तक जाते हैं। प्रीटेंस, आप होते कुछ हैं बताते कुछ हैं, ठीक है। ओपन अटैक और वॉर, अभी आप जो 2019 के अंदर जो बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी उनसे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद 2008 के अंदर जो आईबाल टू आईबाल कन्फ्रंटेशन थी, कारगिल वार, 1971 की वॉर, 1965 की वॉर, ये सारी क्या हैं, ये हमारी वॉर्स ये बताती हैं कि किस तरीके से हमारे जो नेबर मुल्क है, जो इंडिया है, जो हमारा एनिमी है, उसका किस तरीके से एक बिहेवियर रहा है। उसके बाद ये नेबर जो है वो अरी उसको कहते हैं, और वो है हमारा एनिमी, ठीक है। अगर नेबर्स नेबर है तो वो मित्र है, और इसको वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता भी है। आप देखने के चाइना के भी साथ साथ जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इंडिया ने बनाई हुई है, और पाकिस्तान के भी साथ साथ जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया की बनी हुई है। रीजन क्या है, वो इस ये जो पॉलिसी है उसके ऊपर चल रहा है कि जो नेबर है वो तो दुश्मन है ही है, लेकिन जो नेबर्स का नेबर है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, ठीक है।
अब मैंने जो पहले ही आपको बताया था कि जो चाणक्य थी, और ये जो अगर कौटिल्य की भी आप वो देखें कि वो किस बेस के ऊपर है, तो उनके मेजर जो है ना, वो जो इंस्पायरेशन वो लेते हैं वो सुनजू के सिक्स प्रिंसिपल से लेते हैं। तो हम देखते हैं सुनजू के सिक्स प्रिंसिपल्स क्या थे। पहली बात जो उन्होंने सुनजू ने कहा था, ये उनकी एक बुक है आर्ट ऑफ वार, उसके अंदर उन्होंने ये अपने सिक्स प्रिंसिपल्स बताए थे, जिनको 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स पहले उसने ये लिखा था, और उसको दुनिया आज तक यूटिलाइज कर रही है। कैसे जी? विन ऑल विदाउट फाइटिंग। आप अगर देख लें, यहाँ पर मैं अब आपको एग्जांपल्स भी देता जाऊंगा। इंडिया इस टाइम जीत रहा है हर लिहाज से, लेकिन वो लड़ भी नहीं रहा, लेकिन वो पाकिस्तान को तकरीबन जो है वो डिफॉल्ट करने के दहाने पे पहुंचा चुका है। और इसकी बैक एंड पे ऊपर अगर आप ये कहें कि नहीं इंडिया नहीं है, तो बहुत बड़ा हाथ है उसका, इंडिया का, यूएस का, मतलब कि वो मल्टीपल है इस तरह के। हमारी अपनी पॉलिटिकल एलिट जो तो जो है, लेकिन एक्सटर्नल हैंड्स को हम निगेट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप देखें कि रशिया यूक्रेन वॉर है, उसके अंदर यूएस और यूरोप वो खुद नहीं लड़ रहे, ठीक है, लेकिन वो जीत रहे हैं कैसे? ठीक है, बैक एंड पे ऊपर यूज करके। ये सुनजो ने कहा था कि आप जीतो, लेकिन आप लड़ के ना जीतो, आप लड़े बगैर जीतो। और ये इस टाइम वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो इस तरह कर रही हैं। उसके बाद जी उन्होंने कहा था कि अवॉइड स्ट्रेंथ्स एंड अटैक ऑन वीकनेसेस। इसी तरीके से इंडिया भी कर रहा है पाकिस्तान के साथ, कि वो हमारी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको वो कुछ नहीं कहता, लेकिन हमारी जो वीकनेसेस हैं वो उनके ऊपर जाता है। हमारी इकोनॉमी देखने, हमें एफएटीएफ में रखने का उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको पता है हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, और हम इतना ज़्यादा जो अपना मिलिट्री बिल्डअप नहीं कर रहे, लेकिन वो करता जाता है। वो फिर जब करता है, अब यहाँ पर हमारी वीकनेस है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें कराना पड़ता है। हमें फिर अपना मिलिट्री का जो बजट है वो बढ़ाना पड़ता है, तो इससे भी क्या होता है, उसको फायदा होता है। नेक्स्ट अगर चलें तो डिसेप्शन और सरप्राइज। ब्लिट्जक्रिग ये एक फिलॉसफी थी, एक स्ट्रैटेजी थी जो जर्मनी ने यूज की थी इन वर्ल्ड वॉर 2 अगेंस्ट फ्रांस। ठीक है, मूव स्विफ्टली टू ओवरकम रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि आपने अपनी जो फोर्सेस होते हैं उनको इतनी जबरदस्त तरीके से और इतनी तेजी से आपने जाना होता है ना, कि आप अटैक्स करें और दुश्मन को खबर ही ना होने दें। एंड फॉर दैट रीजन उन्होंने अपना जो बनाया था, एक डॉक्ट्रिन बनाया था, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। ठीक है, उसके ऊपर इंडिया आज भी कारबंद है। ठीक है, और यही जो बात थी, यही जो एक स्ट्रेटेजी थी, ये इसराइल ने यूज की थी अगेंस्ट सीरिया एंड शायद इजिप्ट। उन दोनों के 1973 की जो वॉर थी उसके अंदर उन्होंने ये शायद यूज की थी, जिसके अंदर उन्होंने सीरिया के जितना भी एयर वो था ना, एक एयर फ्लीट थी, वो सारी तबाह करके रख दी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो यूज ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब कि आप पॉलिटिकल यूज करें, इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन, सोशल, साइबर वारफेयर, लैंड, एयर, नेवी, किसी भी तरीके से जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूटिलाइज करते हुए आप अपने दुश्मन के साथ जिस तरीके से भी लड़ना चाहते हैं आप लड़ें, उसमें कोई इशू नहीं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो लीडिंग टू एडवांटेज। अब वो कहता है कि आप ना लीड करो एडवांटेज के जरिए, मतलब कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ हैं आप उनको देखो, और वहां से आप आगे निकलने की कोशिश करो। मतलब कि आपके अगर फॉर एग्जांपल आपकी लीडरशिप बहुत कमाल की है, आप डिसीजंस कुछ अच्छे ले रहे हो, अगर आपकी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इस तरह की है, आपकी लोकेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइम को कर सकते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग को देख सकते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको एडवांटेज देती हैं। उसके बाद जी इनिशिएटिव, उसके अंदर वो कहता है जी टाइमली जो डिसीजन है, टाइमली टेक इनिशिएटिव्स टाइमली। अगर आप लेट करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो ये थे जो सुन के सिक्स प्रिंसिपल्स, जिसके ऊपर इंडिया जो है इस टाइम प्रॉपर कारबंद हो चुका है, और वो एटलीस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान तो वो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो आज हमने जो देखा वो इंडिया का स्ट्रैटेजिक कल्चर देखा है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि वो चाणक्य की जो पॉलिसी है और जो थ्योरी है, कौटिल्य मंडाला थ्योरी, उसको वो करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर देखे, हमने सुनजू के सिक्स प्रिंसिपल्स कौन से हैं ये देखे हैं। इंशाल्लाह ताला बफज़ हमारी जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम रशिया का इसी तरह का स्ट्रेटेजिक कल्चर और उसकी फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फर्दर बात करेंगे। तो इन द एंड जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, तो हम जो हैं ज़्यादातर सीएसएस के जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आईआर हो गया, यूएस हिस्ट्री, इस्लामिया, इस्लामिक स्टडीज़, या इस तरह के जो लेक्चर्स हैं, ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिलते रहेंगे।
करंट अफेयर और इंग्लिश ऐसे के जो पास पेपर्स होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। विद दिस वर्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।